चलो भी, चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स में लास्ट क्लास में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक कवर किया था। अब टॉपिक आपको उसके बाद दिया हुआ है आगे कंटिन्यूएशन में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। टॉपिक ये बोल रहा है कि जब भी फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टर फॉरेन कंट्री का होगा और जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो इंडिया में की जाएगी। तो इन इंडिया की बात हो रही है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो फॉरेन से इंडिया में आ रही है। अब करें, इन्वेस्टमेंट जब फॉरेन से इंडिया में आती है तो वो कितने तरह की होती है? तो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी वो दो तरह की होती है, एफडीआई और दूसरा एफपीआई। तीसरा इन्होंने एफआईआई दिया हुआ है, इसको आप एफपीआई भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो मेनली फॉरेन के लोग इंडिया में दो तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है वो समझनी है हमें। होंडा कंपनी जापान की है, सुजुकी जापान की है। अब ये कंपनीज ऐसी है जो एस्टेब्लिश्ड कहाँ पे है? जापान के अंदर। ठीक है, इनका जो हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है, वो कहाँ पे है? जापान में। पर ये लोग इंडिया में भी काम करते हैं। ठीक है, इंडिया में होंडा के प्लांट्स है, कंपनी बना रखी है, पूरी फैक्ट्री खोल रखी है, यहाँ पे गाड़ियां बनती है, होंडा की स्कूटी बनती है और बना के उसको बेचते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही सुजुकी। दोनों ही कंपनीज क्या कर रही है? जो फॉरेन में एस्टेब्लिश्ड है, दोनों ही कंपनीज ऐसी है जो फॉरेन के अंदर एस्टेब्लिश्ड है, पर उनके एक एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये लोग इंडिया में आके कोई चीज बना के सेल कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं एफडीआई। इसको हम एफडीआई बोलेंगे। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब क्या होता है? जब फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस बिजनेस करने का होता है। मतलब अगर फॉरेनर इंडिया के अंदर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस के मालिक बनने के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन को हम एफडीआई बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी फॉरेन की कंपनीज इंडिया में बिजनेस कर रही है और किसी न किसी गुड में या सर्विस में डील कर रही है, तो वो सारी की सारी कंपनीज इंडिया में एफडीआई की फॉर्म में काम कर रही है माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप और कोई भी ब्रांड, कोई भी केस ले लो, कपड़ों के ब्रांड हो गए, खाने पीने की चीज हो गई, व्हीकल की हमने एग्जांपल ले ही लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन हो गए जैसे मान लो, तो ऑलमोस्ट कंपनीज मोबाइल की चाइनीज कंपनीज है, उनका हेड ऑफिस, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस चाइना के अंदर है, पर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? इंडिया में। और यहाँ पे वो चाहे बने बनाए फोन बेच रहे हो चाइना से ला करके, चाहे चाइना से सामान ला के इंडिया में माल बना के फिर उसको बेच रहे हो, कैसे मर्जी कर रहे हो, वो सारे केस एफडीआई में आएंगे, बिकॉज बिजनेस किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अब जब कोई फॉरेन की कंपनी या फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया में बिजनेस करने के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेगा, अब होंडा कंपनी है, सुजुकी कंपनी है, ये पूरा पूरा साल इंडिया में काम करते हैं, तो टैक्स भी तो यहाँ पे करेंगे ना। तो पूरा साल ये लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने पे जो इनको इनकम अर्न होगी उसके ऊपर क्या पे करेंगे? इंडिया में लोग टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के बाद जो पैसा इनके पास बचेगा, ठीक है, मान लो होंडा कंपनी ने पूरे साल में कमाए 100 करोड़ रुपए, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, इंडिया में। अच्छा, उस पे मान लो टैक्स बना 30 करोड़ का, तो कितने पैसे बच गए पीछे इनके पास? अब इस पैसे को ये इंडिया में रखें तो इनकी मर्जी है, जापान लेके जाएं तो इनकी मर्जी है, कुछ पैसा इंडिया में रखें कुछ जापान लेके जाएं वो भी इनकी मर्जी है। तो टैक्स पे करने के बाद जो नेट इनकम इनके पास बचती है उसको ये इंडिया में भी यूज कर सकते हैं
और अपनी मेन कंट्री के अंदर भी लेके जा सकते हैं, या कुछ पैसा इंडिया में रख लिया और कुछ कहाँ ले गए, मेन कंट्री में, वो भी इनकी मर्जी है। पर टैक्स पे किए बिना आप पैसा इंडिया से बाहर लेके नहीं जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, ये तो रिवेन्यू हो गई ना 100 करोड़ की, खर्चे भी तो माइनस करने हैं, टैक्स भी तो माइनस करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 बिना टैक्स पे किए इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। इसे बोलेंगे एफडीआई। उसके बाद दूसरा केस है एफआईआई का। इंडिया में एक इंडियन कंपनी है, जापान की एक कंपनी है, या जापान के कुछ नेचुरल पर्सन है, कोई भी मान लो आप। इन लोगों ने क्या किया, इस इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। कितने रुपए के? 5,000 करोड़ रुपए के, ठीक है। मतलब जापान की एक कंपनी ने, या जापान के नेचुरल पर्सन ने, इंसान ने, कुछ लोगों ने मिलके क्या किया, इंडियन कंपनी के शेयर परचेज किए। कितने रुपए के? 5,000 करोड़ रुपए के। इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की इंडिया में, ठीक है। अब इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने के पीछे इनका पर्पस क्या है, कि आज हमने जो शेयर परचेज किए हैं उसके बदले हमने कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कल को मान लो शेयर की वैल्यू बढ़ गई और ये 5,000 करोड़ जो है वो 6,000 करोड़ बन गए, मतलब इनको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, इन्होंने सारे शेयर बेच दिए, ठीक है। और मान लो ये काम 1 महीने के अंदर ही हो गया। होने को तो डाउन भी जा सकता है शेयर, हमेशा ऊपर जाए कोई जरूरी नहीं है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है इनको। तो जब इन्होंने इंडिया में किसी इंडियन कंपनी के 5,000 करोड़ रुपए के शेयर परचेज किए, उसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी वो 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 6,000 करोड़ की हो गई। मतलब 1 महीने में 1,000 करोड़ रुपए कमा लिए, और क्या चाहिए। तो इन्होंने सारे के सारे शेयर अपने बेच दिए, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 1,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया ना। अब 1,000 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेंगे, क्या बिना टैक्स पे के ले जाएंगे पैसा वापस अपनी कंट्री में? टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो मान लो टैक्स है इसका 100 करोड़, फिर भी कितना प्रॉफिट बचा? हाँ, जो नेट प्रॉफिट है वो 900 करोड़ आ गया। अब ये इस पैसे को चाहे इंडिया में रखें चाहे अपनी कंट्री में लेके जाएं, वो इनकी मर्जी है। इसको बोलते हैं एफआईआई। इसको हम एफआईआई या फिर एफपीआई, कुछ मर्जी बोल दो, एक ही बात है, ये नाम देंगे। तो ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट फॉरेन से इंडिया में आती है। अब दोनों में फर्क क्या होगा वो समझो। एफडीआई के अंदर फॉरेन के लोग जब इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पर्पस बिजनेस करने का होता है, कि हम इंडिया में बिजनेस करेंगे, चाहे कोई सामान बना के बेचें, चाहे बने बनाए सामान बेचें, चाहे गुड में डील करें, चाहे सर्विस में डील करें, पर हम बिजनेस करके पैसा कमाएंगे। और जो पैसा कमाएंगे उस पर टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वो इनकी मर्जी है, इंडिया में रखना है, वापस अपनी कंट्री में लेके जाना है, कुछ इंडिया में रखना है और कुछ अपनी कंट्री में लेके जाना है, वो इनकी मर्जी है, कुछ मर्जी करें। इसको बोलते हैं एफडीआई। और एफआईआई के अंदर हमारा मकसद बिजनेस करने का है ही नहीं। मैंने एफआईआई के अंदर कहीं पे भी बिजनेस वर्ड यूज नहीं किया, देखो। और यहाँ पे हमने बिजनेस वर्ड यूज किया है। यहाँ पे एफआईआई के एग्जांपल में, सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर हमने कहीं पे भी बिजनेस वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर जब इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनका मकसद इंडिया में बिजनेस करने का नहीं है, उन्हें बिजनेस करना ही नहीं है। उनको तो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना है। और वो शॉर्टकट तरीका मैंने बताया आपको, कि ये लोग इंडिया में सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दे पैसा, चाहे प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर दे, चाहे डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दे, चाहे बॉन्ड्स में, किसी मर्जी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे। और जब उस सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी और इनको प्रॉफिट नजर आएगा, ये उसी टाइम पे अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देंगे, प्रॉफिट में से टैक्स पे करेंगे और बचा हुआ पैसा अपनी कंट्री में लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है एफआईआई के अंदर। अब आप मुझे बताओ दोनों में से लॉन्ग टर्म कौन सा है और शॉर्ट टर्म कौन सा है? हाँ, एफआईआई शॉर्ट टर्म हो गया, ये होगा शॉर्ट टर्म का।
बिकॉज यहाँ पे हमारा मकसद शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का है। तो और बिजनेस, एफडीआई में बिजनेस करते हो तो क्या हम कभी भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो सोचते हैं कि बस 2 महीने काम करेंगे फिर काम बंद कर देंगे? बिजनेस हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ये फर्क है दोनों के अंदर। एफआईआई में जो पैसा इंडिया में आएगा वो कुछ ही टाइम में वापस कंट्री से बाहर चला जाएगा, पर एफडीआई में अगर एक बार पैसा इंडिया में आ गया तो वो जल्दी से पैसा वापस बाहर नहीं जाएगा। हाँ, मान लो अगर कंपनी कल को बंद हो जाए फिर पैसा बाहर जा सकता है, पर जब तक कंपनी चलती रहेगी तो पैसा इंडिया में रहेगा। बल्कि वो तो धीरे धीरे और पैसा इंडिया में लेके आएंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कम होने की बजाय पैसा बढ़ेगा बिजनेस के अंदर। तो बिकॉज मान लो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारा बिजनेस चल पड़ा तो हम उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वापस नहीं निकालते बिजनेस से कभी भी, आप उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हो। तो बिजनेस के अंदर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है, धीरे धीरे कम नहीं होती अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो। हाँ, बिजनेस बंद ही हो गया, वाइंड अप हो गया, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वापस अपनी कंट्री में जा सकते हो। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट थे हमारे पास। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है मैं आपको टिक करवा देता हूँ। पहले तो एफडीआई में आ जाओ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का फर्स्ट पैरा पढ़ना है। उसके बाद एफडीआई, एफडीआई का फर्स्ट पैरा पढ़ना है। सेकंड पैरा भी चलो पढ़ लो। फिर एफपीआई का फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पैरा करना है आपको एफपीआई का, और ऐसे ही एफआईआई का फर्स्ट पैरा करना है। देखो, हाँ बस आपका जो एक पैरा ही दिया हुआ है ना, जो पैरा मैंने टिक करवाया है वही दे रखे हैं आपकी बुक में, तो आपको वो एक एक पैरा ही पढ़ने जो दे रखे हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो टॉपिक पे बीओपी हमारा हो गया था कवर, एमएसएमई हो गया था कवर। उसके बाद देखो टॉपिक दिया हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ये टॉपिक निकाल लो। एमएसएमई के पहले टॉपिक होगा, एमएसएमई तो बुक में था ही नहीं आपके, उसके पहले देखो टॉपिक दे रखा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। मिल गया? कौन से पेज पे है? हाँ, 97 पेज पे टॉपिक भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है पहले इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग आप सब भी नोट कर लेना बुक में ही। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो सरकार बनाएगी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब पॉलिसी फ्रेम्ड, फ्रेम का मतलब बनाना, अ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो पॉलिसी बनती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जो पढ़नी है हमें, जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इंडिया में बनी है इंडिपेंडेंस के बाद। तो आज़ादी से लेके आज तक कौन कौन सी ऐसी मेजर पॉलिसी है जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार ने बनाई है। उसमें पहली है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, ये दिया हुआ है। दूसरी पॉलिसी है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये पॉलिसी जो है वो कानून के अकॉर्डिंग बनाई गई है। उसके बाद थर्ड है इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और उसके बाद फोर्थ है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991। ये चार तरह की मेजर पॉलिसी है जो इंडिया में बनाई गई है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। अब इन चारों पॉलिसी के अंदर क्या कुछ सरकार ने डिसाइड किया था वो आपको पढ़ना है। आपको इन पॉलिसीज के ईयर ध्यान रखने हैं
ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कौन से ईयर में पास हुआ था। हाँ, तो इन चारों पॉलिसी के जो साल दे रखे हैं वो ध्यान रखने हैं, प्लस कंप्लीट डेट भी गिवन है, वो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली पॉलिसी जो हमारी है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आजाद इंडिया के आजाद होने के बाद हमारी सरकार ने बनाई थी। तो इंडिया के आजाद होने के बाद इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जो पहली पॉलिसी थी वो यही थी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है पेपर के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 कौन सी डेट को बनी थी? 6 अप्रैल 1948। अब इस पॉलिसी में क्या कुछ खास बात थी वो पढ़नी है हमको। अंडर दिस पॉलिसी द लार्ज इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। लार्ज इंडस्ट्री कौन सी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हाँ, तो लार्ज इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बड़ी अमाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है उसे बोलते हैं लार्ज इंडस्ट्री। जैसे मान लो एग्जांपल है जिंदल हो गई हिसार के अंदर, तो जिंदल जो है वो बड़े स्केल पे काम कर रही है, जिंदल कंपनी जो है, ठीक है, तो वो लार्ज इंडस्ट्री के अंदर आएगी। अब कह रहे हैं कि 1948 में बड़ी इंडस्ट्रीज को 4 भागों में बांट दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 4 पार्ट कौन कौन से देखो। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, सेकंड बेसिक इंडस्ट्री, थर्ड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री और फोर्थ अदर इंडस्ट्रीज। तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी 1948 के टाइम पे उन इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन चारों पार्ट के मीनिंग और इनके नाम पता होने चाहिए आपको। सबसे पहला दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, मतलब पब्लिक सेक्टर। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स 3 इंडस्ट्रीज in which central government had monopoly: arms and ammunition, atomic energy and rail transport। ये कह रहे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बिजनेस का मालिक कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले समझो, आप बाद में नोट कर लेना। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसका मालिक कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और 1948 में स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री 3 तरह की थी। कौन कौन से काम करती थी? काम दे रखे हैं आपको। पहला हथियार वगैरह बनाना आर्मी वालों के लिए, ठीक है। सेकंड एटॉमिक एनर्जी और थर्ड रेलवे। तो ये 3 इंडस्ट्री जो थी इनको सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इनमें सरकार की मोनोपोली बन गई, मतलब ये काम करने की पावर सिर्फ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से बिजनेस फॉल होते हैं? ये 3 तरह के बिजनेस आएंगे, ये आपको नाम नोट करने हैं या फिर हाईलाइट कर लो, नाम एक ही बात है बुक में आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बेसिक इंडस्ट्री, या बोल दो पब्लिक कम प्राइवेट इंडस्ट्री। अब इसका मतलब क्या होगा देखो। अच्छा, पहले वाले में लिखा हुआ था स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री और ब्रैकेट में लिखा हुआ था पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब मालिक कौन बनेगा? गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है ओन बाय गवर्नमेंट। तो 1948 में 3 तरह के काम ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती थी। वो 3 तरह के काम ये लिखे हुए थे, ये पहले पॉइंट में दे रखा है। सेकंड में लिखा हुआ है कि 6 तरह की इंडस्ट्री ऐसी थी 1948 के अंदर, 6 तरह के काम ऐसे थे जो सरकार भी कर सकती थी और प्राइवेट भी कर सकता था। अब वो 6 तरह के काम कौन कौन से देखो। फर्स्ट कोल, उसके बाद आयरन एंड स्टील, फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये काम कौन सा होगा? हवाई जहाज बनाना, ठीक है। नेक्स्ट शिप बिल्डिंग, पानी के जहाज की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस ऑपरेटर्स, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए फोन वगैरह जो हो गए उनकी बात हो रही है। एंड मिनरल ऑयल। ये 6 तरह के काम हो गए। फर्स्ट कोल, सेकंड आयरन एंड स्टील, थर्ड एयरक्राफ्ट, फोर्थ शिप बिल्डिंग, फिफ्थ मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस ऑपरेटर्स। ये सारे एक में ही आएंगे। और छठा हो गया मिनरल ऑयल। ये 6 तरह के काम ऐसे थे 1948 में जिनके लिए सरकार ने ये बोला कि ये काम सरकार भी कर सकती है और उसके अलावा ये काम प्राइवेट को करने की भी छूट दे रहे हैं हम, ठीक है।
तो प्राइवेट बंदा भी उस टाइम पे ये काम कर पाता था। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। इसमें 18 इंडस्ट्री आएंगी। तो स्ट्रेटेजिक में 3 आई थी, बेसिक में 6 आई थी, और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर 18। 18 इंडस्ट्रीज वर केप्ट इन द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कैटेगरी। अब कह रहे इसके अंदर कौन कौन से काम आएंगे? इंक्लूड्स हैवी केमिकल, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर डेंजरस केमिकल का इस्तेमाल होता है कुछ बनाने के लिए। शुगर, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट, पेपर, सॉल्ट, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, रबर, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो सारे नाम नहीं देकर के एटसेट्रा वर्ड दे दिया। तो कह रहे ये काम ऐसे हैं जो कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये काम करने की मेन पावर किसके पास गई? प्राइवेट के पास। पर आगे कंट्रोल्ड वर्ड डाल दिया, मतलब ये काम प्राइवेट बंदा करेगा, सरकार बोल रही है, पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब हमारा कंट्रोल रहने का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो शुगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ये कह रहा है कि शुगर का काम प्राइवेट बंदा कर सकता है, पर शुगर किस प्राइस पे बेचनी है सरकार बताएगी। ठीक है, तो कंट्रोल्ड वर्ड का मतलब कि कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। बिजनेस प्राइवेट का होगा, पर उस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? हाँ, ये लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ है अदर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कह रहे इस काम के अंदर ऐसे काम आएंगे जो या तो प्राइवेट कर लेगा या प्राइवेट और सरकार मिलके करेंगे। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? मिलके काम करना। तो ऐसे बिजनेस के अंदर प्राइवेट बंदा और सरकार दोनों मिलके काम करेंगे। ऑल अदर इंडस्ट्रीज which were not included in the above mentioned 3 categories were left open for the private sector। अब कह रहे कोई भी ऐसा बिजनेस जो ना तो फर्स्ट में कवर हुआ है, ना सेकंड में कवर हुआ है, और ना ही किस में कवर हुआ है? थर्ड में, वो सारे काम प्राइवेट बंदा कर सकता है, हम उसको छूट दे रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत वो काम सरकार भी कर सकती है। अब जैसे अगर हम बात करें स्कूल की, क्या स्कूल फर्स्ट पॉइंट में कहीं लिखा हुआ था? सेकंड पॉइंट में कहीं लिखा हुआ है? और थर्ड में कहीं लिखा हुआ है? हॉस्पिटल फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में लिखा हुआ है? अब आप स्कूल देख लो, इंडिया में सरकारी भी है प्राइवेट भी है, हॉस्पिटल सरकारी भी है प्राइवेट भी है, कॉलेज सरकारी भी है प्राइवेट भी है। ठीक है, तो फोर्थ में वो सारे काम आ जाएंगे जो ऊपर तीनों में किसी के अंदर भी नहीं आए हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट पॉलिसी थी जिसमें जो भी चीजें डिसाइड हुई थी वो सारी आपको बता दी है। उसके बाद सेकंड पॉलिसी आई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इसको हम शॉर्ट में IDRA बोल देते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अब ये कानून कब बनाया गया और कब पास हुआ? अक्टूबर 1991 में पास हुआ। इसके फीचर छोड़ देना, ये फीचर नहीं करने आपको। ऑब्जेक्टिव, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं करने आपको, ये 4 पॉइंट जो दे रखे हैं। ठीक है, प्रोविजन दे रखे हैं, ये पढ़ने हैं आपको। इस कानून में क्या कुछ डिसाइड हुआ वो पढ़ना है। द एक्ट लेड डाउन टू प्रोविजन, ये कह रहे हैं इस कानून के अंदर दो तरह की बातें बताई गई, फर्स्ट रिस्ट्रिक्टिव बातें और दूसरा रिफॉर्मेटिव बातें। अंडर दिस कैटेगरी ऑल द मेजर्स वर डिजाइंड टू कर्ब द अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्रीज। ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये कानून बना IDRA, IDRA बनाया गया इस मकसद से कि इंडिया में जो लोग बिजनेस करने के टाइम पे अनफेयर एक्टिविटीज को फॉलो करते थे। अब अनफेयर एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है बिजनेस करने के अंदर? अनहेल्दी कंपटीशन, और अंडरवेट सामान बेचना। पैकिंग पे लिखा हुआ है 500 ग्राम, पैसे ले लिए 500 ग्राम के, और उसमें रियल वेट 300 ग्राम का है, तो नुकसान कंज्यूमर को हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, एडल्टेड मिलावटी सामान बेचना, उसके अलावा और डिफेक्टिव सामान बेचना, खराब सामान को सही बता के बेच दिया और बाद में बोल दिया कस्टमर को हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपको पहले ही चेक करना चाहिए था, और हमें पता है कि खराब सामान बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो उससे नुकसान तो कस्टमर का हो रहा है ना। तो कह रहे हैं ये सब एक्टिविटीज जो है वो अनफेयर होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज बिजनेसमैन को फॉलो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इन एक्टिविटीज से बिजनेसमैन को तो फायदा हो रहा है,
पर पब्लिक एट लार्ज का नुकसान कर रहे हो आप। तो कह रहे हैं जो लोग ऐसी एक्टिविटीज फॉलो करते थे उस टाइम पे 1951 में, उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आओ थर्ड पॉलिसी के ऊपर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आईपीआर। इसके फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आईपीआर पढ़ा था ऊपर, ये वाला आईपीआर जो था वो 1948 का था। ये कह रहा है कि जब 1948 में आईपीआर बनाया गया, इसको बदल दिया, किसने बदल दिया? 1956 वाले आईपीआर ने। तो 1956 में जो आईपीआर बना उसने रिप्लेस कर दिया, बदल दिया पुराने वाले आईपीआर को। ठीक है। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ सरकार ने डिसाइड किया? फर्स्ट, स्पीडिंग अप द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्रीज। स्पीड अप करना मतलब इंक्रीज करना। इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। उनको बढ़ाना मतलब उनकी तेजी से इंडिया में डेवलपमेंट करना, ये इसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ। सेकंड पॉइंट, पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लान्स बना रही थी इस पॉलिसी के अंदर। थर्ड, स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। सरकार ने इंडिया में बिजनेस को डेवलप करने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज बनाई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाया गांव गांव में और शहर शहर में। नेक्स्ट, मोनोपोलीज रोकने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए। अब मोनोपोली के अंदर जो बंदा काम करता है, जो सेलर होता है, वो एक ही होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। तो मोनोपोली में फायदा किसका होता है? हमेशा सेलर का, और नुकसान पब्लिक का होता है ना। तो मोनोपोली एक जो है वो अनफेयर एक्टिविटी है मोनोपोली के अंदर। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए, ये लिखा हुआ है। फिर आओ फोर्थ पे, जो हमारी एलपीजी पॉलिसी है उसके ऊपर। एलपीजी पॉलिसी पास हुई 1 जुलाई 1991 को। ठीक है। और किसने पास की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम पे हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो सबसे मेन पॉलिसी ये वाली है जिसका ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे आया और उसका फायदा हमें आज भी मिल रहा है। तो कह रहे हैं जुलाई 1991 के अंदर इंडिया में एक नई पॉलिसी सरकार लेकर के आई जिसको हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अंदर 3 एलिमेंट थे। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम, आजादी। आजादी का मतलब कि आप इंडिया में बिजनेस करो, सरकार आपके ऊपर रोक टोक नहीं करेगी, सरकार आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। आप कोई मर्जी काम करो, कोई लीगल काम करना जरूरी है। आप उस चीज को बना के कितने मर्जी प्राइस पे बेचो, सरकार आपके कंट्रोल नहीं करेगी। 91 से पहले इंडिया में क्या होता था? प्राइवेट पर्सन के पास काम करने की परमिशन थी, पर प्राइवेट पर्सन के बिजनेस पे कंट्रोल सरकार का था। प्राइवेट पर्सन एक साल में कितने गुड्स बना के बेचेगा 1991 से पहले, ये सरकार बताती थी। अच्छा, किस प्राइस पे बेचेगा ये भी सरकार डिसाइड करती थी। अब मान लो हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, अब बिजनेस हमारा, पैसा हमारा, तो कितना सामान बेचना है पूरे साल में वो सरकार डिसाइड करे या हम डिसाइड करेंगे? अच्छा, जो चीज हम बना के बेच रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा वो सरकार फिक्स करे या हम खुद फिक्स करें? तो फ्रीडम होनी चाहिए ना। तो ये फ्रीडम 91 से पहले हमारे पास नहीं थी, इसीलिए 91 से पहले इंडिया के अंदर होते थे, लोग इंपोर्ट पे डिपेंड थे। बिकॉज 91 से पहले इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल था, और जो लोग बिजनेस करते थे उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल और सरकार की जो इंटरफेरेंस है वो क्या होती थी? ज्यादा होती थी। इसीलिए 91 से पहले इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। अब सामान लेके आना है तो इंडिया में तो बनता नहीं था, फॉरेन से इंपोर्ट करते थे। गाड़ी परचेज करनी है, टीवी परचेज करना है, बाइक परचेज करनी है, मोबाइल फोन या टेलीफोन जो भी था उस टाइम पे, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चीजें
जो शौकिया तौर की चीजें होती है वो हमारी इंडिया में नहीं बनती थी, पहले फॉरेन से लोग इंडिया में इंपोर्ट करते थे। पर 91 में जब ये पॉलिसी आई तो इंडियन बिजनेसमैन को फ्रीडम मिल गई काम करने की। सरकार ने अपना कंट्रोल बहुत कम कर दिया, इंटरफेरेंस, बेवजह की जो सरकार दखल अंदाजी करती थी बिजनेस के अंदर वो कम कर दी। अच्छा, सबसे मेन बात, लाइसेंस खत्म कर दिया। 91 से पहले इंडिया में कोई भी बिजनेस करना होता था, चाहे छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ चाहे बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे किसी डेंजरस गुड में डील करना है चाहे नॉन डेंजरस गुड में डील करना है, आपको बिना लाइसेंस इंडिया में काम करने की परमिशन नहीं थी। पर 91 में जब पॉलिसी आई एलपीजी की तो इंडिया के अंदर लाइसेंस सिस्टम को एबोलिश, एबोलिश मतलब खत्म कर देना, हटा दिया। मतलब 91 में सरकार ने बोल दिया कि आप लीगल बिजनेस करो बिना किसी लाइसेंस के। पर 4-5 काम ऐसे थे जो लाइसेंस के बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है, और वो आज भी हैं। जैसे मान लो पेट्रोल पंप खोलना है, अल्कोहल में डील करना है, सिगरेट वगैरह मैन्युफैक्चर करनी है, मेडिसिन में डील करना है, ये सारे काम ऐसे हैं जो आज भी बिना लाइसेंस के हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आता है लिबरलाइजेशन के अंदर। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम अ बिजनेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके मालिक सरकार है, उस बिजनेस को किसके हाथों में सौंप देना? प्राइवेट के हाथों में, पैसे के बदले में, उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी अभी एलआईसी का हुआ है रिसेंट में, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो आजकल में हुआ है, ठीक है। तो रिसेंट में एलआईसी कंपनी जो है उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किया सरकार ने, और उस कंपनी के मालिक अब हम जैसे लोग भी बन गए हैं इस कंपनी के मालिक। पहले सिर्फ 100% मालिक सरकार थी इसकी, पर अब हम जैसे लोग भी इस कंपनी के मालिक बन गए। तीसरी टर्म है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी कंट्री को पूरी दुनिया से जोड़ देना, ठीक है। मतलब अपनी कंट्री का जो काम करने का दायरा है वो बढ़ा देना, और दूसरे कंट्री से भी डील करना। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर पैसों की मूवमेंट, गुड्स की मूवमेंट और ह्यूमन बीइंग की मूवमेंट, इंसानों की मूवमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज मूवमेंट होना आसान हो गया है। तो कह रहे हैं कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर गुड्स, ह्यूमन बीइंग और पैसा आसानी से आ जा सकता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी कंट्री के रिलेशन पूरी दुनिया से स्ट्रांग होंगे। अब मान लो हमारी कंट्री सिर्फ अपने आप के अंदर रहती है, इंडिया से बाहर हम डील करते ही नहीं है, तो क्या दूसरे कंट्री से रिलेशन बढ़िया होंगे हमारे? नहीं होंगे। तो फिर पैसों की मूवमेंट भी मुश्किल रहेगी, गुड्स की मूवमेंट भी मुश्किल रहेगी और इंसानों की मूवमेंट भी मुश्किल रहेगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये 3 तरह के मेन एलिमेंट है जो एलपीजी पॉलिसी के अंदर आए थे। उसके बाद आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टॉपिक खत्म हो गया हमारा। चलो बस, बस फिर अभी इतना ही बहुत है, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।